जो ईडब्ल्यूएस है वो असंवैधानिक है। जिस तरीके से आरक्षण व्यवस्था संविधान के अंदर है, रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनना चाहिए था, मगर आज़ादी के 75 साल में रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट नहीं बना और इसलिए शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है उसके साथ भी बड़े पैमाने पर खिलवाड़ हो रहा है। शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन है उसके साथ बड़े पैमाने पर खिलवाड़ हो रहा है। ओबीसी के साथ तो खिलवाड़ के अलावा बाकी कुछ हो ही नहीं रहा है। वामन मेश्राम की एक किताब है निजीकरण के ऊपर, उसके अंदर वामन मेश्राम पहले पेज पर लिखते हैं कि निजीकरण के अंदर रिजर्वेशन की जो व्यवस्था की मांग करना निजीकरण के शामिल होने के बराबर में है। नहीं, हम लोग 29 तारीख को भारत बंद करने जा रहे हैं, 29 नवंबर को। उसमें ईवीएम का भी मुद्दा है। सड़क पर लड़ी जाएगी, बिल्कुल ये लड़ाई सड़क पर लड़ी जाएगी। अगले लड़ेंगे और हम चुप बैठे रहेंगे। अगले हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो इसके लिए धमकी दे रहे हैं शासन प्रशासन को, और हम तो न्याय की बात कर रहे हो तो हम क्यों चुप बैठेंगे। पिता गारंटी का कानून बनना चाहिए। ये तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग मैदान में हैं। ईवीएम हटना चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होनी चाहिए। वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। एक तहलका मैं कहूँगा इस बात को, और अब तक की सबसे सनसनीखेज बात हो सकती है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे साथ में कोई साधारण इंसान नहीं है। ओबीसी के पिछड़ा वर्ग के बैकवर्ड जो क्लास है उसके सबसे बड़े जो लीडर हैं विकास पटेल, चौधरी विकास पटेल हमारे साथ में बैठे हुए हैं। सनसनीखेज बात यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है ईडब्ल्यूएस के ऊपर। ईडब्ल्यूएस क्या होगा, उसको हम लोग इकोनॉमिकल जो वीक जो आदमी है, जो कि स्वर्णों का, इसको जो दिलीप मंडल है उसको सुदामा आरक्षण कहते हैं, उसको हरी झंडी दिखा दी है। 5 जजों की बेंच ने से हरी झंडी दिखाई है। उसके साथ में एक खास बात यह है कि इंदिरा साहनी और बालाजी केस के बाद में यह एक पहला एक ऐसा केस है जिसके अंदर से 50% रिजर्वेशन की बड़ी जो एक लीड थी, बड़ी एक सीमा जो थी, उसको लांघने का जो रास्ता है वो साफ़ हो गया है। हम लोग ओबीसी का जो 52% जो आरक्षण है उसको हम लोग कह सकते हैं कि भाई अब ओबीसी का जो 52% का जो रास्ता है वह साफ़ हो गया है। सर, अब इतने साल के बाद में करीब 76 साल हो गए हैं, ओबीसी को काफ़ी लंबा टाइम होगा अपनी जो हक अधिकार है मांगते हुए। कल ईडब्ल्यूएस के ऊपर रास्ता की ये सही है। उसके साथ में एक ख़ास बात सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह कही है कि 50% की जो एक सीमा है उससे आगे भी रिजर्वेशन हम लोग दे सकते हैं। क्या कहेंगे इसके? जो ईडब्ल्यूएस है वो असंवैधानिक है। जिस तरीके से आरक्षण व्यवस्था संविधान के अंदर है, तो आरक्षण व्यवस्था जो समाज व्यवस्था की वजह से पिछड़े रह गए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ये व्यवस्था की गई थी। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। ईडब्ल्यूएस गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम के तहत आरक्षण व्यवस्था लागू की गई, तो ये गलत है। आरक्षण की जो जैसे आरक्षण देना जब शुरू किया था उसका क्या बैकग्राउंड था? आरक्षण का मतलब ये था कि जो लोग जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, ताकि जो बैकवर्ड रह गए, जो पीछे रह गए, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड थे, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए और उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए ये व्यवस्था की गई, ना कि किसी की गरीबी दूर करने के लिए ये व्यवस्था की गई। गरीबी दूर करने के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है और सरकार के पास अधिकार है को और भी योजनाएं चला सकती है, लेकिन जिनका रिप्रेजेंटेशन पहले से ही पर्याप्त से भी ज़्यादा है, 79.2% रिजर्वेशन, 79.2% का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऊंची जाति के लोगों का है, ऐसा कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट है। तो पहले से अगर 79.2% मतलब 80% है, तो वीकर सेक्शंस के नाम पर आप और उनको 10% दे रहे हैं, तो ये तो अन्याय है। बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के साथ में ये अन्याय है। ये रिजर्वेशन जो दिया गया ये प्रतिनिधित्व के नाम पर दिया गया, और जिनका प्रतिनिधित्व पहले से ही ओवर है, ओवर को और ओवर कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो जज लोग हैं वो लोग इसको मान्यता दे रहे हैं कि नहीं ये सही है। मगर जिस मकसद से संविधान निर्माताओं ने
रिजर्वेशन की व्यवस्था किया, उसका ये मकसद नहीं था कि किसी की गरीबी दूर करने के लिए रिजर्वेशन दिया जाए, बल्कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड थे उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था थी। लेकिन उनको आज तक पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला और इसके लिए आज़ादी के 75 साल में रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनना चाहिए था, मगर आज़ादी के 75 साल में रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट नहीं बना और इसलिए शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है उसके साथ भी बड़े पैमाने पर खिलवाड़ हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन है उसके साथ बड़े पैमाने पर खिलवाड़ हो रहा है, ओबीसी के साथ तो खिलवाड़ के अलावा बाकी कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये स्थिति है, जब हमको 52% मिलना चाहिए था तब 50% का क्राइटेरिया था, आज भी वो हमको नहीं देना चाहते, आज भी हमको देने के लिए तैयार नहीं है ओबीसी को, लेकिन वो अपने 10% रिजर्वेशन को जायज़ बता रहे हैं, क्योंकि वो 3 जजों ने आपस में ही झगड़ा किया और 2 ने मान लिया सही है, 1 ने कह दिया नहीं सही है, तो इस प्रकार से आपस में झगड़ा करके अपने भाइयों को फायदा पहुंचा दिया। दिलीप मंडल, जो वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल का एक ट्वीट आता है, 5 सवर्ण जज आपस में खूब लड़े, सहमत हुए असहमत हुए, एक ने दूसरे को गलत कहा, अंत में तय किया कि सवर्णों का पक्ष लेना सही है। अब एक खास बात इसके अंदर हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपने एक शब्द का यूज़ किया है, प्रतिनिधित्व। इस प्रतिनिधित्व जो शब्द, इसको हम लोग सामान्य रूप में भागीदारी समझ सकते हैं। जो आरक्षण को बदनाम किया गया था वह असल में भागीदारी था, लेकिन वह बात लोगों तक जा नहीं पाई है। उसके लिए जो पिछड़ा वर्ग, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा खुद ही फैसला ले लिया गया कि जज की नियुक्ति जज ही करेंगे। जज की नियुक्ति जज कर रहे हैं तो उसमें भाई भतीजावाद बड़े पैमाने पर हो रहा है, जातिवाद बड़े पैमाने पर हो रहा है, और जो बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा, और ये ना होने की वजह से जो फैसले हैं वो पूर्वाग्रह के आधार पर बहुत सारे फैसले आ रहे हैं, और इसकी वजह से रिजर्वेशन का मामला लगातार उसको लगातार प्रभावहीन करने का काम किया जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। तो इसके लिए जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए और इसके लिए परीक्षा होनी चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी परीक्षा से जज जाने चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम से जज जा रहे हैं, तो मिश्रा जी दुबे जी के भतीजे को देख ले रहे हैं और दुबे जी मिश्रा जी के भांजे को देख ले रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मतलब 75 साल के अंदर भी 350 परिवारों से जो जज जो है वो उससे बाहर नहीं गिने गए। अगर इतना सोच रहे हैं वो लोग, तो उन लोगों को परीक्षा करवाना चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए। मेरिट की बात तो करते रहते हैं ना, तो हर जगह मेरिट चाहिए। बाबू बनने के लिए मेरिट चाहिए, चपरासी बनने के लिए मेरिट चाहिए, एसडीएम बनने के लिए मेरिट चाहिए, लेखपाल बनने, पटवारी बनने के लिए मेरिट चाहिए। तो क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए मेरिट नहीं चाहिए? इसके अंदर एक एक्ट पास करना चाहिए जो जज 30 जो तारीखें हैं, जो 30 सुनवाई के बाद में भी अगर फैसला नहीं दे रहा है तो उसको हटा देना चाहिए। नहीं, हमारा ये कहना है कि पहले तो परीक्षा से योग्य लोग जाने चाहिए। बिल्कुल, योग्यता का पैमाना तो वहाँ भी लागू होता है ना। आप दूसरी जगह योग्यता का ढोंग रचते रहते हो, हल्ला मचाते रहते हो और मेरिट की बात करते हो। आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप मेरिट की बात नहीं करते हो, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। आप ही अपनी बातों का खंडन कर रहे हो, एक बात। दूसरी बात, वहाँ भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए SC ST OBC को। SC ST OBC को अगर रिजर्वेशन स्टेट में है तो स्टेट के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। अगर स्टेट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में SC ST OBC को रिजर्वेशन क्यों नहीं है? वहाँ भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और ये ना होने की वजह से जब एक ही प्रकार के लोग रहेंगे तो उनकी मानसिकता भी एक ही जैसी रहेगी। बिल्कुल, और जब उनकी मानसिकता एक जैसी रहेगी तो उनका निर्णय भी एक जैसा ही आएगा, जैसा कि दिखाई दे रहा है। एक फैसले थोड़े तमाम फैसलों में दिखाई दे रहा है। मतलब केस करने वाले भी वही, सुनवाई देने वाले भी, फैसले देने वाले भी वही हैं। ये जो स्थिति है ये लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। खतरा है ये लोग। संविधान निर्माताओं ने जो रिजर्वेशन की व्यवस्था किया, वो लोग जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, देश में जो समाज व्यवस्था जिन लोगों ने बनाई, उन लोगों ने जिस प्रकार की समाज व्यवस्था बनाई उसकी वजह से देश का एक बहुत बड़ा तबका सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हो गया। अपने आप नहीं हुआ बल्कि उन लोगों ने कर दिया।
तो उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए शासन में, प्रशासन में। इसके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था दिया है। रिजर्वेशन कोई गरीबी दूर करने के लिए नहीं दिया, लेकिन आज जिस तरीके से रिजर्वेशन की व्याख्या हो रही है तो गरीबी दूर करने का कार्यक्रम हो गया, और जिनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है उनको गरीबी दूर करने के नाम पर एक्स्ट्रा रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। एक तबका और भी रहता है भारत के अंदर, और वह कहता है, और उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया है केंद्र सरकार को कि 15 अगस्त 2023 तक अगर आप रिजर्वेशन को ख़त्म कर रहे हो, SC/ST को ख़त्म कर रहे हो, तो हम लोग आपके साथ में हैं, नहीं तो फिर हम लोग एक जो कि एक आंदोलन ऐसा खड़ा करेंगे जिसके अंदर बलिदान भी देना पड़े तो हम लोग बलिदान करेंगे। उनके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? लोकतंत्र में बोलने का अधिकार तो सबको है, लेकिन जिनकी संख्या 3.5% है, ऐसे लोग लोकतंत्र में, और जिनकी संख्या 85 से 90% है और जो अधिकार वंचित हैं, तो 3.5% वाले लोकतंत्र में दबाव बना करके हम लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करेगा और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। लोकतंत्र में 3.5% वाले शासन, प्रशासन, सरकार पर दबाव बना करके हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करेंगे और हम चुप बैठे रहेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। हो तो अभी यही रहा है। ऐसा नहीं होगा। अगर 3.5% वाले शासन प्रशासन पर हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार के लिए दबाव बनाना चाहते हैं, तो हम लोग भी तो अपने अधिकारों को लेकर मैदान में हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इसके लिए दमखम रखता है। तंत्र में तो संख्या का महत्व है ना, तो अगर हमारी संख्या ज़्यादा है तो कोई हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार के लिए शासन प्रशासन पर दबाव बना रहा है, तो हम तो न्याय के लिए तो हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, सड़क पे आ सकते हैं, मैदान में लड़ाई लड़ सकते हैं, तो ये लड़ेंगे हम लोग। अभी जो एक बड़ा मामला आपने देखा हुआ कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा काफ़ी लंबे टाइम से, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा काफ़ी लंबे टाइम से जाति आधारित गिनती की मांग कर रहा है, वह नहीं की, जबकि साल भी वही था। रिजर्वेशन की मांग कर रहा है, नहीं दिया। जब इनके पक्ष में धड़ाधड़ जो फैसले आ रहे हैं, ये कौन सी व्यवस्था है? इन्होंने तो कोई आंदोलन तक भी नहीं किया। देखिए, लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ होते हैं, उन 4 स्तंभ पर 3.5% के ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। तो 3.5% के ब्राह्मणों ने जो लोकतंत्र के 4 स्तंभों पर कब्जा किया हुआ है, उसकी वजह से ये इस प्रकार के फैसले आते रहते हैं। आज तक ओबीसी को संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन नहीं मिला, ओबीसी की गिनती तक नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जी अपने को ओबीसी कहते हैं, मगर गिनती नहीं कर पा रहे। तो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ना कोई दबाव होगा ना। पावर पोजीशन की बात। एक ओबीसी आदमी अगर ओबीसी का फायदा हो, ऐसा कोई काम करना हो, उसे क्या परेशानी हो सकती है? मान लो नरेंद्र मोदी जी अगर ओबीसी हैं, तो ओबीसी के हित में अगर कोई काम उनके हाथ से होना है, तो उनको क्या परेशानी हो सकती है? उनको तो नहीं होना चाहिए व्यवहारिक रूप से। बिल्कुल। लेकिन अगर परेशानी है तो इसका मतलब है कि कोई दबाव है बाहरी। वो जो दबाव है वो आरएसएस के ब्राह्मणों का है, 3.5% लोगों का। तो आरएसएस के ब्राह्मणों का जो दबाव है उसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं। तो जाति आधारित गिनती का इशू है, या संख्या के अनुपात में भागीदारी का इशू है, या रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट का इशू है, ऐसे तमाम इशू है। निजीकरण हो रहा है बड़े पैमाने पर, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। हम रिजर्वेशन कर रहे हैं, उधर निजीकरण में रिजर्वेशन 0 हो रहा है। इधर हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, उधर लगातार निजीकरण हो रहा है बड़े पैमाने पर, तो रिजर्वेशन तो 0 हो रहा है। तो निजीकरण में भी रिजर्वेशन का एक इशू है। जो इस मुद्दे के ऊपर मैं एक बात बताता हूँ। वामन मेश्राम की एक किताब है निजीकरण के ऊपर, उसके अंदर वामन मेश्राम पहले पेज पर लिखते हैं कि निजीकरण के अंदर रिजर्वेशन की जो व्यवस्था की मांग करना निजीकरण के शामिल होने के बराबर में है। देखिए, 2 बातें। एक, निजीकरण बंद होना चाहिए, एक ये बात है। लेकिन जो निजी क्षेत्र हैं उसमें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये तो मंडल कमीशन ने भी कहा है। तो ये निजी क्षेत्र जो हैं, अगर उसमें रिजर्वेशन मिलता है तो उसका विरोध थोड़ा ही है। निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन मिलना चाहिए और निजीकरण बंद होना चाहिए। निजीकरण की वजह से आरक्षण खत्म हो रहा है, 0 आप कह रहे हैं कि जो निजीकरण किया जा रहा है वो बंद हो गया है, उसमें हमको मिलना चाहिए। या जो भी निजी क्षेत्र हैं उनमें हमको मिलना चाहिए। और बाकी जो सरकारी है वो सरकारी गवर्नमेंट का रहना चाहिए, उसका निजीकरण रुकना चाहिए। 2 मुद्दे हैं। मतलब आप राष्ट्रीयकरण में विश्वास रखते हैं हर एक चीज़ का? देखिए, जो सरकारी चीज़ें हैं वो देश की हैं जी, और जो अडानी अंबानी के पास चली गई
उनसे बड़ा कोई व्यापारी मिल जाएगा, अमेरिका वाला तो बेचने में चूकेंगे। बिल्कुल। चूकेंगे बेचने में। पैसा चाहिए ना, बनिया को मुनाफा चाहिए। मुनाफा अगर मिलेगा, मान लो आपसे एयरपोर्ट खरीदा और अमेरिका की कोई कंपनी उसका 2 गुना रेट लगा दिया, तो बेच सकता है कि नहीं बेच सकता है? बेच सकता है ना। तो इसलिए देश की जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो राष्ट्रीय ही होनी चाहिए। देश की बहुत सारी चीज़ें राष्ट्रीयकृत होनी चाहिए, इसमें हम लोगों का विश्वास है। तो इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं निजीकरण पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि भारत में भारत का भी कुछ होना चाहिए ना। अगर भारत में सब प्राइवेट हो जाए तो भारत में भारत कहाँ रहेगा? खोखला हो जाएगा। भारत में अगर सब कंपनियां हो जाएंगी तो भारत में भारत कहाँ रहे? भारत में भारत का कुछ होना चाहिए। भारत का टेलीफोन था, जैसे भारत की रेल थी, जैसे भारत की तमाम नवरत्न कंपनियां थी। हाँ, तो भारत में भारत का कुछ होना चाहिए। अगर सब प्राइवेट हो जाएगा तो भारत में भारत कहाँ बचेगा? किसानों की जमीन तक तो पूंजीपतियों को देने का कार्यक्रम ये लोग चला रहे हैं। एमएसपी की गारंटी नहीं दिया, बोला एमएसपी की गारंटी क्यों देना है, जब जमीन ही दे देना है दूसरे को, तो एमएसपी की गारंटी किसान क्या करेंगे? तो नहीं दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। लोकतंत्र ईवीएम की वजह से खत्म हो रहा है, तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अभी हरियाणा में पंचायत चुनाव होते हैं, उसके बाद में उससे पहले जो नगर निकाय चुनाव होते हैं, ईवीएम तो लगाई लेकिन बैलेट पेपर नहीं लगा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वह क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, हम लोग 29 तारीख को भारत बंद करने जा रहे हैं, 29 नवंबर को। उसमें ईवीएम का भी मुद्दा है। ये जो सारे मुद्दे हम आपको बता रहे हैं, ये सारे मुद्दे उसमें हम लोगों ने शामिल किया है 29 नवंबर के भारत बंद में। तो ये लड़ाई सड़क पर लड़ी जाएगी। बिल्कुल, ये लड़ाई सड़क पर लड़ी जाएगी। अगले लड़ेंगे और हम चुप बैठे रहेंगे। अगले हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो इसके लिए धमकी दे रहे हैं शासन प्रशासन को, और हम तो न्याय की बात कर रहे हैं, तो हम क्यों चुप बैठेंगे? क्रिया प्रतिक्रिया का मामला सामने आ नहीं, हम तो अपनी ताकत के साथ लड़ेंगे। आप क्रिया में रहेंगे। अब शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन पूरी तरीके से फॉलो होना चाहिए। जो बैकलॉग है वो भरा जाना चाहिए। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन पूरी तरीके से फॉलो होना चाहिए, उसका जो बैकलॉग है वो भरा जाना चाहिए। ओबीसी को संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन होना चाहिए, उसकी गिनती होनी चाहिए। निजी क्षेत्रों में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, SC ST OBC को। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, उच्च न्यायपालिका में OBC SC ST के लोगों को। किसानों को MSP का गारंटी का कानून बनना चाहिए। ये तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग मैदान में हैं। ईवीएम हटना चाहिए, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होनी चाहिए। तो तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग लगातार सड़कों पर हैं। और अभी RSS हेडक्वार्टर हम लोगों ने घेरा, तो मोहन भागवत को कहना पड़ा कि हमारे पुरखों से बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ़ी चाहते हैं। मन से तो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, ऊपर ऊपर ही कह रहे हैं, ताकि हमारे लोग थोड़ा उनके बारे में जाति वर्ण व्यवस्था अच्छा सोचे, हमारे लोग थोड़ा उनके बारे में अच्छा सोचे। मगर व्यवहार में बात कर रहे हैं माफ़ी मांगना चाहिए, और व्यवहार में लगातार हमारे हक अधिकार ख़त्म किए जा रहे हैं। तो ये बात अभी हमारे भी लोग तो समझ रहे हैं ना, OBC SC ST के लोग भी तो इन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो देश में एक तरफा कोई काम करेगा और उसको हम लोग करने देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। एक तरफा कोई काम करेगा, हमारे हक अधिकार ख़त्म करेगा और हम चलने देंगे, देखते रहेंगे चुपचाप, ऐसा नहीं चलेगा। ताकत हमारी ज़्यादा है, लोकतंत्र में संख्या हमारी ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा संख्या हमारी है तो ज़्यादा बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं और देश की सत्ता और व्यवस्था भी अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बामसेफ के राष्ट्रीय प्रचारक चौधरी विकास पटेल जी। काफ़ी मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई है। इन सब बातों के बारे में आप लोग क्या, आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में लोग ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू।